राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी के सभी जो हैं कुशल मंगल होंगे और घर पे इस समय पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ईएमआरएस का एग्ज़ाम जो है वो बेहद ही पास आ चुका है और इसीलिए हम जो है कंटिन्यूअस ये आपके पीवाईक्यू सीरीज़ को फटाफट आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम उसमें डोमेन नॉलेज का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम जो रिमेनिंग टीजीटी हॉस्टल वार्डन वगैरह जो है, जो पीजीटी वगैरह एग्जाम्स हैं, उसमें जो डोमेन नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम आज लेके आए हैं, उसको हम करने वाले हैं, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि आपके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार पूछे जाएंगे। क्योंकि डोमेन का मतलब क्या है कि जिस फील्ड में आप हैं, जिस फील्ड का आपने फॉर्म भरा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह की अप्रोच फॉलो करनी है, किस माइंडसेट के साथ जो है आपको करना है और साथ साथ में मतलब किस तरह से तैयारी करनी है, इन सभी के बारे में हम जो है इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे हम जो आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा हमारा जो थीम है इस पूरे सीरीज का, जो कहता है देयर इज ब्यूटी इन सिंपलिसिटी, सरलतायाम सौंदर्यम अस्ति। सरलता जो है, जो जो सिंपलिसिटी है, उसमें जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। जितना बेटर आप जीवन को आसान बना के जी सकते हैं, उतना बेटर आप कुछ भी करके नहीं जी सकते। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस थीम। ठीक है, और इसी थीम के साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ, जो कि टीजीटी सोशल साइंस से लिया गया है। ठीक है, और ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट सुटेबल मेथड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन टू द स्टूडेंट। मतलब जो इलेक्शन होते हैं उसका जो पूरा प्रोसेस है, उसको अगर मुझे बच्चों को समझाना है तो कौन सा इन सभी ऑप्शन में से मोस्ट सुटेबल है। ये नहीं पूछा गया सही कि गलत है, ये पूछा गया है कि कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट सुटेबल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट टू राइट अ रिपोर्ट ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। जो भारत में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ये जो एनडीए की सरकार हो, कुछ भी हो, उसके बारे में रिपोर्ट लिखने को अगर बोलेंगे स्टूडेंट से तो उससे आप बेटर जान सकते हैं। या फिर कंडक्टिंग द इलेक्शन फॉर सिलेक्शन ऑफ क्लासरूम रिप्रेजेंटेटिव। तो हर क्लासरूम में एक क्लासरूम का रिप्रेजेंटेटिव, जिसको मॉनिटर बोलते हैं, वो होता है। तो उसको मतलब उसके प्रोसेस को सिलेक्शन मतलब कि जो चुनने का जो प्रोसेस है उसको कंडक्ट कराया जाए, तो उससे बेटर समझ में आएगा। या फिर कंडक्टिंग अ सेमिनार, एक सेमिनार बाय अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑन द प्रोसेस ऑफ पार्टी फॉर्मुलेशन। पार्टी किस प्रकार गठन होती है उसके फॉर्मुलेशन के लिए एक सेमिनार, उसके बारे में चर्चा के लिए एक सेमिनार कंडक्ट करवाया जाए, जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो होते हैं उनमें से कोई एक जो है उसके सेमिनार को कंडक्ट करे, लीड करे। या फिर एक डॉक्यूमेंट्री ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि विजुअल एड्स का एक टाइप दिखाया जाए। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो आप समझेंगे कि जब हमें किसी प्रोसेस को समझाना होता है ना, जब हम डोमेन की बात करते हैं तो सबसे बेटर तरीका यह है कि हम उसको प्रैक्टिकली समझाएं। तो सिंपल सा आंसर है कि अगर हम अपने क्लास का जो मॉनिटर है उसका एक इलेक्शन करवाएं तो उससे बच्चों को समझ में आएगा कि ओवरऑल कंट्री में इलेक्शन किस प्रकार होता है, उनको एक आइडिया मिलेगा। तो दैट इज द मोस्ट सुटेबल अप्रोच। जैसे कि आप इस फोटो में देखेंगे, है ना, जो यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि उनको एक आइडिया मिल जाए कि हमारे डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसमें इलेक्शन किस प्रकार होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच याद रखना, प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है एंड उससे बच्चे जो है फास्ट लर्न कर पाते हैं अपने आप को रिलेट करके। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं, ये भी टीजीटी सोशल साइंस का क्वेश्चन है। सपोज यू आर टेकिंग योर स्टूडेंट्स, मान लो आप टीचर हो, ठीक है, यू आर टेकिंग योर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी क्लास यानी कि 9th 10th 11th 12th, उनके बच्चों को आप नियर बाय पार्क लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स ऑफ सोशल साइंस
वुड बी रेलिवेंट टू डिस्कस ड्यूरिंग द विजिट। तो उस विजिट के दौरान जहां आप पार्क में बच्चों को लेके जा रहे हैं, कौन से टॉपिक पे जो है आप चर्चा कर सकते हैं जो कि मतलब उस विजिट के लिए सही होंगे। पॉल्यूशन, फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, शेप ऑफ अर्थ। तो भाई देखो, अगर आप पार्क में बच्चों को लेके जा रहे हैं, ठीक है, पार्क में बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है किस टॉपिक पे बात करना सबसे सही रहेगा। सिंपल सी बात है, वहां पे जो पेड़ हैं, है ना, वहां पे जो एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो वहां पे विजिबल हैं, जो विजिबल कंपोनेंट्स हैं, उनको देख के उनके बारे में बता के जो है बच्चे इजीली सीख सकेंगे, रेदर देन हम पॉल्यूशन पे डिस्कस करें। पॉल्यूशन पे डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि हम उसको समझा ही नहीं पाएंगे। या अर्थ की शेप कैसी है उसको समझाने की कोशिश करें तो वो भी इररेलेवेंट हो जाएगा उस विजिट के लिए। तो आंसर वुड बी ओनली बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि चाहे वो विजिट हो चाहे वो टूर हो, ये सब जो है प्रैक्टिकल अप्रोच होती हैं और ये बहुत ही हेल्प करती हैं बच्चों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने। ठीक है, आगे आते हैं। ये टीजीटी इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। तो मिस कमला ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट टू द क्लास, बहुत सारे ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेके आई। मान लो एक पॉट के लेके आई होंगी, है ना, किसी की भी, मान लो ये पॉट हो गया, ये बॉटल होगी, ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट की फोटोज लेके आई और उनको दीवार में टांग दिया। स्टूडेंट वर आस्क्ड टू सी देम एंड टोल्ड देयर नेम्स। अब स्टूडेंट से बोला गया कि इनको देखो और इनका नाम बताओ कि ये क्या है, ये क्या है, इन इंग्लिश। एंड देन शी इंट्रोड्यूस अल्फाबेट टू द क्लास। और फिर उसके बाद उस टीचर ने उनको जब नाम उन्होंने बताया कि ये मतलब पॉट है, तो टीचर ने बताया कि पॉट जो है वो पी से शुरू होता है, पी फॉर पॉट और बी फॉर बॉटल। मतलब जो लेटर है वो बाद में इंट्रोड्यूस किया, पहले उन्होंने जो है पूरी चीज समझाई, उसके बाद उन्होंने जो है उसके पार्ट समझाए। तो ये कौन सी अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच, लर्निंग अक्रॉस करिकुलम, या टॉप डाउन, या फिर क्या है, एक्लेक्ट्रिक अप्रोच। तो याद रखना ये टॉप डाउन अप्रोच होती है। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच में क्या है, देखो बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच दोनों अप्रोच जो है एक दूसरे के अपोजिट है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या है, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं पूरी चीज को कि एक्चुअली में ये पॉट है ना, दी होल फर्स्ट, जो पूरी चीजें हैं उनको पहले समझते हैं, ये पॉट है, ये बॉटल है। उसके बाद हम उसके पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, फिर कनेक्टिंग टू इट्स पार्ट, जैसे उन्होंने अल्फाबेट को कनेक्ट किया कि भाई पी से पॉट होता है। ठीक है, वहीं थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। तो ये एक डायग्राम है, आप समझ सकते हैं। टॉप डाउन अप्रोच में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पहले हम आउटकम समझते हैं, पहले हम आउटकम समझते हैं टॉप डाउन में, फिर हम एसेस करते हैं और फिर हम उस कंटेंट की तरफ जाते हैं। समझ रहे हो, ये टॉप डाउन है। वहीं बॉटम अप जो है उसमें पहले हम कंटेंट समझेंगे, पहले हम कंटेंट समझेंगे, फिर एसेस करेंगे, रिसर्च वगैरह आ जाएगी, फिर उसके बाद आउटकम कंक्लूजन जो है उसके बाद हम उस पर जाएंगे। समझ रहे हो। तो यही मैं अगर यही एग्जाम्पल, अगर यही क्वेश्चन जो है अगर इस तरह पूछा जाता कि मान लो टीचर पहले जो है उनको अल्फाबेट सिखाती कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई है, एफ है, फिर वो सामने एक एप्पल रख देती है, वो बोलती है ए, ये जो आपने ए पढ़ा ये ए से एप्पल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसने कौन सी बॉटम अप अप्रोच यूज की, पहले उसने लेटर समझाया, फिर उसने लास्ट में जो है कंक्लूजन बताया, या फिर जो आउटकम है जो वो चीज़ है वो बताई कि ए से क्या होता है। तो ये आपकी बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, तो ये आपको समझना है बॉटम अप और टॉप डाउन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, आगे आते हैं। मिस लता इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अंग्रेजी की टीचर है। शी गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन टू हर क्लास। द पर्पस ऑफ दिस टास्क, डायलॉग कंप्लीशन का उन्होंने टास्क दिया, तो ये क्यों दिया होगा, ये आपसे पूछा गया है। टू डेवलप फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, आपकी अंग्रेजी भाषा जो है वो फ्लुएंट हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए, इसलिए। टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन थ्रू लैंग्वेज प्रैक्टिस, एक कम्युनिकेशन आपस में हो इसके लिए। टू हेल्प स्टूडेंट टू करेक्ट देयर एरर्स,
वो ग्रामर में क्या है गलती कर रहे हो उसको समझाने के लिए, या रूल समझाने के लिए ग्रामर के। ठीक है, अब तो डायलॉग कंप्लीशन में क्या होता है ना, बच्चे एक्सप्रेशन के थ्रू एक दूसरे से बोल रहे थे, जैसे कि आप वो दमशराज खेलें क्या, वो क्या है, वो टाइगर, वो आप म्यूट कह लो, म्यूट तरीके से है, क्योंकि एक बच्चा जो है एक्सप्रेशन से समझा रहा है, दूसरा जो है फाइंड कर रहा है कि कौन सी फिल्म है ना, वो भी एक तरह से डायलॉग कंप्लीशन कह सकते हो। पर उसमें होता क्या है, उसमें क्या है, बच्चों जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं ना, जो कम्युनिकेट करेंगे तो वो बेटर अंडरस्टैंडिंग है। तो डायलॉग कंप्लीशन किसका एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन थ्रू लैंग्वेज प्रैक्टिस, यानी कम्युनिकेशन करवाने का। अब इससे होगा क्या, क्योंकि इसमें बच्चे जो है एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन यूज करेंगे, है ना, खुद की समझ के आधार पे। दूसरा चीज, उनकी वोकैब भी अच्छी होगी, यहां पे मैं डायलॉग कंप्लीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर वो फॉर्म करेंगे खुद से, ठीक है, ऐसा नहीं आगे लिखूं, अगर मैं इसको कंप्लीट बोलूं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर टू कंप्लीट डायलॉग मीनिंगफुली, ठीक, ऐसा नहीं है कि वो जो कन्वर्सेशन करेंगे उसमें जो बात बोल रहे हैं उसका कोई मीनिंग ही नहीं है ना। अगर जैसे मान लो सामने एप्पल रखा हुआ तो ये थोड़ी बोलेंगे एप्पल इट इज, वो बोलेंगे इट इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, ऐसा करके। तो वो क्या, उसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी वो मीनिंगफुल वे में कंप्लीट करने के लिए वो उस चीज़ के लिए मतलब बेटर होगी। और मेन चीज़ है इंटरेक्टिव होगा ये सेशन, है ना। बच्चे जो है प्रैक्टिकल से सीखेंगे कि किस तरह से जो है लैंग्वेज फंक्शन करती है ना। तो ये चीज़ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको नेक्स्ट पेज समझाता हूँ कि प्रैक्टिकल से बच्चे सीखेंगे क्या एक्चुअली, ठीक है। अगर इंग्लिश में आप डायलॉग कंप्लीशन प्ले वगैरह हो रहा है तो उससे बच्चे क्या सीखते हैं, उससे बच्चे ये सीखते हैं कि हाउ लैंग्वेज फंक्शन इन रियल कम्युनिकेशन, हाउ लैंग्वेज फंक्शन। आपको पता है एक दूसरे को समझने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए। देखो टूटी फूटी इंग्लिश, टूटी फूटी हिंदी चल जाती है एज लॉन्ग एज उसमें जो है उसका मीनिंग जो है वो कन्वे हो रहा हो। अगर मीनिंगलेस सेंटेंस होगा तो वो कन्वे नहीं कर पाएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। और साथ साथ डायलॉग कंप्लीशन हो गया, प्ले हो गया, नाटक हो गया, जो भी हो गए, ये सब इंटरैक्टिव यूज के लिए मतलब प्रमोट करते हैं, बेसिकली प्रमोट इंटरैक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज। और यहां पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो यूज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो ये चीज भी है, आपको नई नई शब्दावली सीखने को मिलेगी, है ना। बोलने से तो सीखते हैं लोग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आप पूछ जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं। इन अ दिल्ली स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर एडमिटेड, सॉरी यहाँ कॉमा था, कॉमा नहीं लगाया उन्होंने, देखो लैंग्वेज की क्या गलती है, समझ सकते हैं आप। इन अ दिल्ली स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर एडमिटेड, सो दी स्कूल इज मल्टीलिंगुअल स्कूल। क्योंकि बच्चे जो है इस दिल्ली स्कूल में हर जगह से कहीं से भी आ रहे हैं, मतलब कि आसाम से भी आ रहे हैं, नागालैंड से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, केरला से भी आ रहे हैं, तमिलनाडु से भी आ रहे हैं और यूपी से भी आ रहे हैं। तो इस स्कूल में भर्ती हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, एडमिट का मतलब एडमिशन ले रहे हैं। तो स्कूल क्या है, मल्टीलिंगुअल है। अब मल्टीलिंगुअल स्कूल का फायदा क्या होता है, उसके पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिस फैक्टर कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट, तो ये इस चीज से आप क्या समझते हैं कि एवरी चाइल्ड पार्टिसिपेट इन दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हर बच्चा जो है पार्टिसिपेट करेगा इस प्रोसेस में जो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन में। टीचर लर्न टू मिक्स विथ ईच चिल्ड्रन लर्न्स टू मिक्स विथ ईच अदर, बच्चे जो हैं एक दूसरे में कैसे मिक्स होंगे वो चीज़ सीखेंगे। या टीचर कैन ऑल्सो भी मल्टीलिंगुअल, टीचर भी जो है बहुत सारी भाषाओं में क्या होंगे, वो क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट होंगे, बन जाएंगे। या फिर एवरी चाइल्ड फील कंफर्टेबल एंड सिक्योर, हर बच्चा जो है कंफर्टेबल एंड सिक्योर फील करेगा। तो कंफर्टेबल एंड सिक्योर तो फील नहीं करेगा, ये तो आपको पता है। अगर आप जो है हिंदी मीडियम से हैं और आपके ग्रुप में एक दोस्त इंग्लिश मीडियम हो जाए तो आपकी उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती और आप उसके सामने अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं, तो ये गलत हो गया। दूसरी बात, अगर बहुत से बच्चे जो आ रखे हैं अलग अलग जगह से, तो उसका टीचर से क्या ताल्लुकात, समझ रहे हैं, वो टीचर को थोड़ी मल्टीलिंगुअल बना देगा, तो ये भी गलत हो गया। और टीचर
चिल्ड्रन लर्न टू मिक्स विद ईच अदर, बच्चे जो है एक दूसरे में मिक्स होना सीखेंगे। ये कह सकते हो 50-50 कह सकते हो, लेकिन भाई बच्चे को एक दूसरे में इंटरेक्शन करने के लिए स्कूल जरूरी थोड़ी है, समझ रहे हो? नॉर्मल भी बच्चे जो है मिक्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी राइट आंसर। हर बच्चे को जो है मौका मिलेगा शिक्षा ग्रहण करने का और इस प्रोसेस में सीखने का, लर्न करने का, इस प्रोसेस में भाग लेने का। अब मल्टीलिंगुअल स्कूल के फायदे क्या हैं, मैं थोड़ी सी ये चीज आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो है मल्टीलिंगुअल कॉन्सेप्ट जो है ये आपका उसमें भी पूछा गया है, एनईपी 2020 का भी ये एक टॉपिक है। अब मल्टीलिंगुअल स्कूल जो है वो प्रमोट करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रमोट्स कल्चरल एक्सचेंज, अलग अलग कल्चरल, साथ में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, है ना, एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की डाइवर्सिटी के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो भी, उसको भी बढ़ावा देता है। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है जब भी आप मल्टीलिंगुअल मल्टी लैंग्वेज स्कूल या फिर मल्टी लैंग्वेज टॉपिक की बात करेंगे। ये तीनों जो उसके एडवांटेजेस है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा ऐसे स्कूल में बच्चे क्या सीखेंगे, तो याद रखना, मैं आपको लाइन वाइज समझाता हूं कि व्हेन लर्नर आर एनकरेज्ड to use and share their language, encouraged to use and share their language background, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अगर बच्चे को एनकरेज किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा कि आप अपने तरफ की जो रीजनल लैंग्वेज है, बैकग्राउंड, ठीक है, मेरा दिमाग जो है 2 जगह चलता है, ठीक है, उससे फायदा क्या है, उससे फायदा ये है कि वो अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट करेंगे क्लासरूम नॉलेज से और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से, समझ रहे हो? वो अपने आप को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। दे, लिख देता हूँ यहाँ पे, दे कनेक्ट क्लासरूम नॉलेज विथ रियल टाइम एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि जब वो आपने अपने बारे में बता रहे हैं तो उससे क्या प्रमोट कर रहा है, ये पार्टिसिपेशन को, ठीक है, एनकरेज कर रहा है पार्टिसिपेशन को। अब उससे फायदा क्या, उससे फायदा ये है कि बच्चों को लगेगा कि भाई उनकी भी आइडेंटिटी, वो जहां से भी बिलोंग करते हैं उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब उसको वैल्यू मिल रही है, वो अपने आप को जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करेगा, समझ गए? all students will feel their identities are valued, sorry, all student feel their identities are valued, ठीक है। तो मेरी थोड़ा मतलब उंगली चोट लगी हुई है, तो उसकी वजह से जो है राइटिंग मेरी थोड़ी वैसी आ रही है, क्योंकि लिखता हूँ तो थोड़ा सा दर्द करता है, वो उंगली हल्की सी कट कुट गई थी, ठीक है। और अब इससे क्या होगा, है ना, मेजर इंपैक्ट क्या पड़ेगा इससे, मेजर इंपैक्ट पड़ेगा, दिस विल हेल्प इन कोऑपरेटिव लर्निंग, हेल्प इन कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग में, लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स, लर्निंग अमंग फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम पीयर लर्निंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीयर लर्निंग, और साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन में भी हेल्प होगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन, ओके। तो ये पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं रिलेटेड टू मल्टी लैंग्वेज स्कूल या फिर क्लैरिफिकेशन, मल्टी लैंग्वेज स्कूल या फिर मल्टी लैंग्वेज प्रोजेक्ट वगैरह, कुछ भी, मतलब मल्टी लैंग्वेज जहां पे आ जाए तो वहां पे आपको ये चीजें याद रखनी है, ओके, याद रहेंगी। आगे आते हैं, द इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 8th ask her student to choose the best poem in their textbook and then read the poem aloud. Choose and aloud
फोकस करना, एंड देन एक्सप्लेन दी पोयम। उसका मेजर एम क्या था? टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, टू मेक देम अप्रिशिएट एंड एंजॉय पोएट्री, या फिर टू ट्रेन देम टू बी पोएट्स, वोकैबुलरी डेवलपमेंट। अब देखो मैं आपको जो मैंने 3 शब्द बताए इनको मैं बारीकी से समझाता हूँ, ठीक है। देखो अगर इंग्लिश की टीचर बोलती है बच्चों से कि भैया आप अपनी किताब खोलो और अपनी मर्जी से आपको जो पोयम पसंद है, जो कविता आपको पसंद है, उसको तेजी से क्लास के सामने पढ़ो, और उसके बाद फिर वो टीचर जो है उस पोयम को एक्सप्लेन करती है। इससे आप क्या बोल सकते हैं कि टीचर का उद्देश्य क्या है? देखो टीचर जो है हर बच्चे से उसकी पसंदीदा पोयम चूज करवा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि खुद से चूज करने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि बच्चों के अंदर जो है पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप होगा, है ना। अपने मनपसंद की चीज वो करेगा तो उसके अंदर पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप होगा, साथ में उसका पर्सनल कनेक्शन भी डेवलप होगा। ये चीज उसके बाद उसने लाउडली पढ़ने को बोला, रीड दी पोएम लाउड। इसका मतलब क्या है? वो पोएट्री पोएट्री टीचिंग पे उसका उद्देश्य है। पोएट्री टीचिंग जो है वो करवाना चाह रही है। अब पोएट्री टीचिंग में फोकस जो है वो लैंग्वेज स्किल पे नहीं होता। अगर आपने कविता यूट्यूब वगैरह में कविता किसी को बोलते हो सुना होगा, तो वो सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, वो आपकी इमोशनल, एस्थेटिक और इमेजिनेटिव डेवलपमेंट तीनों में उसका सहयोग रहता है। वो तीनों में हेल्प करता है। कौन कौन से? इमोशनल, एस्थेटिक, ठीक है, एंड इमेजिनेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन जब मैं बोल रहा हूं कि टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स, तो मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मैं सिर्फ लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहा हूं? यहां पे इमोशनल कनेक्ट है नहीं, गलत हो गया। टू ट्रेन देम टू बी पोएट्स, पोएट बनने के लिए तो भैया तैयार नहीं कर रही होगी, तो आपको जानते हो। वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए जो है ये चूजिंग वाला ऑप्शन जो है, जहां उन्होंने बोला कि आप अपने मर्जी से जो है पोएम को चूज करेंगे, तो वहां पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तेजी पढ़ने से जो है उसकी वोकैब अच्छी नहीं होगी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ये बात सही है, लेकिन वोकैब अच्छी नहीं होगी तेजी पढ़ने से। कोई भी आप सेंटेंस तेजी से पढ़ोगे तो उससे आपकी वोकैब अच्छी कैसे हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो अब देखो अब कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर 2, टू मेक देम अप्रिशिएट एंड एंजॉय पोएट्री। समझ रहे हो? साफ साफ आपको दिख रहा है कि वो बच्चों को बोल रही है आप अपनी मन पसंदीदा पोयम उठाओ, उसको तेजी से पढ़ो, और फिर पोयम को एक्सप्लेन कर रही है। इसका मतलब क्या है? वो पोइट्री को वो जो पोयम है उसमें बच्चों को मजे दिलाना चाहती है, मतलब कि मजे, मतलब कि इन द सेंस वो उनको एंजॉय करते हुए पढ़ें, ठीक है। ये चीज उसका एम है। अब देखो यहां पे 2 चीज आपको ध्यान देनी है। एक है रीडिंग अलाउड। रीडिंग अलाउड, तेजी से पढ़ने का क्या मतलब है? तेजी से पढ़ने से क्या होता है आप खुद सोचिए। आपकी रिदम एनहांस होती है ना। स्टार्टिंग में आप झिझकते हैं, लेकिन आप जब फ्लो में पढ़ते हैं तो आपकी रिदम एनहांस होती है, और साथ में आपकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको बेटर होती है, ठीक है। पर लास्ट में उसने क्या किया? लास्ट में उसने एक्सप्लेन भी किया उस पोयम को। टीचर एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं मैं, यहां पर टीचिंग लिख दिया मैंने। टीचर ने लास्ट में एक्सप्लेन भी किया, टीचर एक्सप्लेनेशन। अब इससे क्या फायदा होगा? देखो इससे फायदा ये होगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। कुछ शब्द जो उनको समझ में नहीं आ रहे होंगे वो भी समझ में आएंगे, साथ साथ वो इमेजिन कर पाएंगे, उनकी इमेजिनेशन जो इमोशन है वो उसमें जुड़ जाएगा। तो इट विल डीपन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेजिनरी एंड इमोशन, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मैं हर चीज आपको बहुत डेप्थ में एकदम मॉड्यूल्स में छोटे छोटे हिस्सों में काट के क्यों समझा रहा हूं? ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। देखो
जो स्टेटमेंट दे रखे है वो स्टेटमेंट आपको बहुत क्लियर से पढ़ना है, क्योंकि समझना है कि उसी में आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ओके, आगे आते हैं। टू मेक लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, सीखने वाले प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक टीचर ने जेस्चर का इस्तेमाल किया टू टेल अ स्टोरी। जेस्चर मतलब कि हम हाथ से जो एक्शन करते हैं वो इस्तेमाल किए, है ना। जैसे वो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जो जैसे कि घोड़ा वगैरह बनाते हैं तो उंगली से घोड़ा वगैरह बनाते हैं लाइट के सामने, तो बच्चे जो है इमेजिन करते हैं, तो वो जेस्चर ही है एक तरह से। ठीक है, फिर उसने बच्चे को बोला कि अब जो स्टोरी मैंने सुनाई है उस पर पिक्चर बनाओ। तो इसके पीछे उसका पर्पस क्या है? पहली बात कि जेस्चर के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, हैंड के वो डिफरेंट उसके थ्रू जो है स्टोरी समझाने का क्या मतलब है, और उसके बाद जो है उस स्टोरी पे बेस्ड पिक्चर बनाने का क्या संबंध है। देखो, जेस्चर से स्टोरी समझाने का मतलब क्या है कि वो टीचर जो है वो क्रिएटिव है, पहली चीज, प्लस वो इंटरेक्शन करना चाहती है, इंटरेक्टिव मेथड का इस्तेमाल कर रही है, जिससे बच्चे जो हैं वो ऑल इन्वॉल्व हैं। आपको पता है कि हम अगर सिर्फ थ्योरी थोड़ी पढ़ते रहें तो हम बोर हो जाएंगे, लेकिन उसके बीच में जो है हम मूवी देखें या फिर हम कोई पिक्चर देखें, पिक्चर हमारे सामने आ जाए, तो वो चीज़ों को इंटरेक्टिव बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। तो वो सेम चीज़ है, जेस्चर का इस्तेमाल क्या है, वो सेशन को इंटरेक्टिव बनाएगा। और लास्ट में उसने पिक्चर ड्रॉ करने को बोली, और वो चाहती तो रिपोर्ट भी तैयार करने को बोल सकती थी, लेकिन पिक्चर ड्रॉ करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चे उस स्टोरी को कितना अच्छे से समझें, तो अपने हिसाब से पिक्चर बनाएंगे। चाहे वो ये बनाए कि भैया ये देखो, ये जो है आदमी है, ये ऐसे घोड़े के ऊपर, ये इसके घोड़े हैं, घोड़े के ऊपर जा रहा है। भले ही वो ये पिक्चर बनाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको मतलब अपने हिसाब से जो बच्चे को कितना स्टोरी को समझाए वो उसके हिसाब से बनाएगा। तो इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है टू एक्सेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, है ना। टीचर को समझ में आएगा कि बच्चा जो है कितना समझा है उस स्टोरी को। ओके, और याद रखना ये एक तरह का ड्रॉ पिक्चर्स या फिर म्यूजिक या फिर पेंटिंग वगैरह, ये एक तरह का नॉन वर्बल मेथड है। अब दो तरह के मेथड होते हैं, आपको पता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल मतलब बोलने के थ्रू, जैसे हम लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर हम डिबेट कर रहे हैं, ये सब बोलना क्या है, ये सब वर्बल मेथड्स हैं। नॉन वर्बल मतलब कि जिसमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, जैसे कि ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, है ना, म्यूजिक हो गया, ये सब क्या है, ये नॉन वर्बल मेथड्स हैं। तो ये चीज भी आपको समझनी है, दो तरह के मेथड्स। ओके, आगे आते हैं। अब ये हिंदी का क्वेश्चन है। इफ अ स्पेसिफिक एबिलिटी इज यूज्ड मोर इट विल, अगर एक स्पेशल एबिलिटी को हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, आपके पास एक खूबी है, आपको मतलब आप जो है मान लो हिंदी है, आप हिंदी को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी हिंदी स्ट्रांग हो जाएगी। इट इज सिंपल एज दैट। जैसे हम बोलते नहीं है, हम एक वर्ड बोलते हैं कि प्रैक्टिस, एक लाइन बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। उसका मतलब यही है ना, प्रैक्टिस से जो है इंसान बेटर होता है। तो ये सेम चीज़ है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपकी वो एबिलिटी, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, वो स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। या फिर चाहे कुछ भी मान लो, मतलब कि आप नॉर्मल, मतलब मान लो आपने केक बनाना, बिस्कुट बनाना सीखा है, तो जैसे जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वैसे आपका टाइम भी कम होता जाएगा। पहले जितना टाइम लगता था अब कम लगेगा, है। और दूसरी बात जो है, आपकी एबिलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। शुरू में जो केक बनाओगे शायद जल जाए, बाद में जब बनाओगे इतना परफेक्ट बनेगा, पूछो मत। समझ लो। फिर आते हैं, एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जो लोग हैं वो बूढ़े होते हैं, द डैश ऑफ लर्निंग स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, कि सीखने की कौन सी चीज जो है वो डिक्लाइन होती है, मतलब कि उसका पतन होता है। स्पीड का, क्वांटिटी का, क्वालिटी का, या कंटिन्यूटी का। तो याद रखना वो स्पीड का गठन होता है, स्पीड का जो है पतन होता है। जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसकी सीखने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है, स्पीड जो है कम होती जाती है। मान लो पहले जो है, मान लो आप एक पेज पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको उसको समझने में 1 घंटा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप
आपकी एज बढ़ती जाएगी वो समझने में आपको जो है टाइम लगेगा, हो सकता है 1 घंटा 20 मिनट लगे, 1 घंटा 30 मिनट लगे सेम कंटेंट को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी टीजीटी हिंदी का पूछा गया सवाल है। ओके, आते हैं अब हॉस्टल वार्डन के हम क्वेश्चंस का लगा लेते हैं थोड़े से, जिससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि हॉस्टल वार्डन में डोमेन में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा गया है हु शुड बी दी वार्डन फॉर गर्ल्स हॉस्टल। वार्डन गर्ल्स के हॉस्टल को किस मतलब कौन वार्डन होना चाहिए। बोथ मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, फीमेल ओनली सिर्फ फीमेल, मेल हो सकती है, या फिर एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो वहाँ की अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, तो याद रखना कि गर्ल्स हॉस्टल का जो वार्डन है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही होती हैं। रीज़न क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर मेल और फीमेल दोनों हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि भैया किसकी हायर अथॉरिटी है, किसकी बात मतलब कि अथॉरिटी जो है वो मतलब किसकी सही है। मेल बोलेगा ये करना है, फीमेल बोलेगी ये करना है, तो मतलब दोनों में से कौन सा किसकी बात सही है, समझ रहे हो। तो अथॉरिटी कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर सिर्फ मेल होगा, अगर सिर्फ मेल होगा गर्ल्स हॉस्टल में तो ये डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करेगा लड़कियों को, और हो सकता है सेफ्टी कंसर्न भी पैदा करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। दूसरी बात, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो वहां की अथॉरिटी तय करेगी वो हो। तो देखो ये आपको हो सकता है आपको सही लगे, पर इससे क्या है जेंडर सेंसिटिविटी को ये बढ़ावा दे रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है, मान लो वहां की जो अथॉरिटी का हेड है उसको उसके घर में बवाल चल रहा हो, उसको लड़कियों से एकदम नफरत हो, तो वो बोलेगा भैया कि हम फीमेल वार्डन नहीं रखेंगे, हमको चाहिए मेल वार्डन। ठीक है, तो ये हो सकता है ना, वो मतलब कि रेशनल ना सोच पाए, जो जैसा वो बोले वैसा फिर करना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी दिक्कत वाली बात है। समझ रहे मेरी बात। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे आते हैं। व्हाट कुड बी दी कॉमन प्रॉब्लम इन हॉस्टल। हॉस्टल में सबसे सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें वो सब प्रॉब्लम सोचनी नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो हमें चारों ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना है। लैक ऑफ लाइब्रेरी बुक, ये भैया देखो हॉस्टल की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। बोरिंग लाइफ, ये हॉस्टल की प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है, ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। पुअर मेंटेनेंस या लैक ऑफ सुपरविजन, तो देखो दोनों ये जो है ये सही है। ठीक है, पुअर मेंटेनेंस का मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, बेड जो है वो टूटा हुआ है, लाइट आ नहीं रही है, ठीक है, और बहुत स्मेल आ रही है अगल बगल से, ये क्या है, पुअर मेंटेनेंस है। लैक ऑफ सुपरविजन का मतलब क्या है, कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, कभी भी डीजे बज रहा है, कभी भी कुछ भी हो रहा है ना, तो ये लैक ऑफ सुपरविजन है। तो देखो अगर मैं इन दोनों में से ऑप्शन चूज करूंगा तो देखो लैक ऑफ सुपरविजन, देखो हर हॉस्टल में एक वार्डन तो होता है, तो लैक ऑफ सुपरविजन इतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन पुअर मेंटेनेंस है। समझ रहे, तो दोनों ऑप्शन में से मुझे सबसे अच्छा चूज करना है, तो दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3, पुअर मेंटेनेंस। समझ गए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को चूज करना है। दूसरी चीज, हॉस्टल जो हम ज्वाइन करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये चीज आप समझो। इसी चीज को समझ के आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो। क्या, इट इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट विथ, शब्द याद रखना, सेफ, डिसिप्लिन्ड एंड कंफर्टेबल लिविंग एनवायरनमेंट। ये 3 मेन फोकस होते हैं एक हॉस्टल के। क्यों, टू सपोर्ट देयर एकेडमिक सपोर्ट देयर एकेडमिक एंड पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ। तो ये चीज आपको समझनी है, ये हॉस्टल का मुख्य उद्देश्य होता है, और इसी के अराउंड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी के अराउंड जो है आपको आंसर करने होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं, हाउ कैन वन हैंडल इनडिसिप्लिन अमंग हॉस्टल स्टूडेंट।
हॉस्टल के जो बच्चे हैं उनमें जो है इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रखी है, तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? रेगुलर इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, उनके माता पिता से रेगुलर बात की जाए। देखो नो डाउट इसमें हेल्प होगी, बट वो लॉन्ग टर्म हेल्प होगी। कैसी होगी? लॉन्ग टर्म हेल्प, लॉन्ग टर्म बिहेवियर हेल्प लिख लो आप, है ना। बट हमें क्या चाहिए? हमें इमीडिएट हेल्प चाहिए, वो तो नहीं कर पाएंगे भाई। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। एनफोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन हमने सेट कर दिया, तो उससे देखो, उससे हम टेम्पररली तो बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्पररली बिहेवियर कंट्रोल, बट उससे बच्चों के अंदर जो है मन में डर पैदा हो जाएगा। समझ रहे हो? उससे बच्चों के मन में डर पैदा हो जाएगा। अब वो जो है बच्चे फ्रीली पढ़ नहीं पाएंगे, फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। रेगुलर काउंसलिंग बाय दी प्रोफेशनल एक्सपर्ट, अब आपको लगेगा ये ऑप्शन सबसे सही है ना। प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे रेगुलर काउंसलिंग कराई जाए, पर क्वेश्चन को ध्यान से समझो। इन डिसिप्लिन के बारे में पूछा गया है कि हम इन डिसिप्लिन को कैसे हैंडल करें। प्रोफेशनल एक्सपर्ट से काउंसलिंग का उद्देश्य क्या होता है कि भाई वो अगर किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, किसी इमोशनल क्या बोलते हैं उसको, डिस्कनेक्ट से, या फिर इमोशनल कोई केस हो रखा है उससे गुजर रहे हैं, तब उन्हें रेगुलर काउंसलिंग की जरूरत होती है। साइकोलॉजिकली, मेंटली प्रेशर के लिए, उस चीज के लिए जरूरत होती है काउंसलिंग की। हम यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल इनडिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, तो सबसे आंसर है इफेक्टिव सुपरविजन। जो वार्डन है वो अपना काम सही तरीके से करे, सुपरविजन जो है वो इफेक्टिव रहे, तो इनडिसिप्लिन क्रिएट ही नहीं होगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे आते हैं। हाउ कैन वन हैंडल लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल एडमिशन, हॉस्टल में एडमिशन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई, बहुत लंबे बच्चे हैं, उस चीज को हैंडल कैसे करें? हॉस्टल कमेटी एट इस डिस्क्रिप्शन, मतलब जैसा हॉस्टल कमेटी चाहेगी उस बच्चे को लेगी, उस बच्चे को नहीं लेगी, तो ये तो गलत हो गया। बाय चार्जिंग एक्सेस हॉस्टल फीस बढ़ा दो हॉस्टल की, तो जो भैया जो अमीर होंगे वही ले पाएंगे, जो गरीब है वो नहीं ले पाएंगे, तो ये भी गलत है, क्योंकि हॉस्टल एडमिशन जो है वो किसी में भेदभाव नहीं करते। बाय अलॉटिंग ओनली अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, सिर्फ एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है हम भर्ती करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। मान लो हम लोग है जो है एससी को भर्ती करेंगे, एसटी को नहीं करेंगे, तो ये भी गलत हो गया भाई। तो सिंपल सी बात है, बाय रेस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के ऊपर जो है हम लिस्ट तैयार करें, जिससे जो है बच्चों को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। तो यही जनरली होता है, यही जनरली होता भी है। मेरिट के बेसिस पे बच्चों को जो है जैसे मान लो 50 कमरे अवेलेबल हैं, तो मेरिट के बेसिस पे, नंबर के बेसिस पे हम जो है कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई ये इन 50 बच्चों को जो है हॉस्टल मिल जाएगा आराम से। समझ लो? तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे आते हैं। 14th क्वेश्चन पूछता है, नेम द डॉक्यूमेंट नॉर्मली यूज्ड फॉर गाइडिंग ओवरऑल, शब्द याद रखना, ओवरऑल क्लीनिनेस इन दी हॉस्टल, साफ सफाई जो है पूरी तरह से ओवरऑल हर क्षेत्र में, वो कौन सा डॉक्यूमेंट इसको गाइड करता है? मेस गाइड, तो नाम से समझ में आ रहा है कि मेस के लिए गाइड है, मतलब कि इसमें क्या है, फूड सर्विस पे फोकस होगा, खाना क्या खाया जाए, खाना क्या बनेगा, वो उस पर फोकस है। मेस कमिटी रूल बुक, तो मेस कमिटी के लिए जो रूल बुक है, इसका मतलब क्या है कि मेस में किस तरह से ऑपरेशन होना चाहिए, है ना, सुबह इतने बजे उठना है, ये सब इस कमिटी के बारे में रूल देगी, तो ये तो नहीं होगा। सैनिटरी गाइड, आपको लगेगा सैनिटरी तो शब्द क्लीननेस से मतलब है ना, तो यही होना चाहिए। पर याद रखो हम किस में बात कर रहे हैं? हम हॉस्टल में बात कर रहे हैं। यहाँ पे सैनिटरी गाइड में कहीं लिखा नहीं हुआ है कि हॉस्टल से संबंधित है, ये तो मतलब जनरल होगी, और ये एक तरह टेक्निकल टर्म है। जैसे स्कूल में इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं ना, तो हम सैनिटरी गाइड का फॉलो करते हैं, तो ये कॉमनली भी यूज्ड नहीं होती है, तो ये चीज़ आपको रखनी है, याद रखनी है, कॉमनली भी यूज नहीं होती, तो दैट विल बी द आंसर विल बी हॉस्टल रूल बुक। ठीक है, जैसे हॉस्टल में, बहुत सारे हॉस्टल में ये नियम होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं, ये अप्लायंसेस वगैरह नहीं ला सकते, है ना, बाहर की चीज़ें नहीं ला सकते, तो ये सब चीज़ें हैं, ये किस लिए हैं? ताकि वो क्लीननेस को मेंटेन कर सकें।
समझ लो, ये सब चीज़ें हैं, मतलब ऑलरेडी जो रूल बुक है उसमें सब कुछ नियम दिए रखे होंगे कि ये चीज़ें नहीं लेके आनी है, ये चीज़ लेके आनी है, तो उससे क्या है ओवरऑल क्लीननेस भी मेंटेन होती है। ठीक है, साथ साथ में टाइमिंग भी लिखी होगी कि 8 से 9 बजे तक जो है सफाई कर्मचारी आएंगे, वो साफ कर जाएंगे, ये वो सब कुछ, तो वो सब हॉस्टल रूल बुक में लिखा होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के लिए, जो कि हॉस्टल वार्डन से ही है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन वन ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्टल, इनमें से कौन सा एक जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है हॉस्टल का। तो अभी मैंने बताया है, अभी मैंने हॉस्टल के बारे में सब चर्चा की थी, आप देख सकते हैं इस तरह का हॉस्टल होता है, एक बेड मिलता है, एक टेबल वगैरह, एक चेयर वगैरह, है ना, और जो सब अपने अपने में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपने अपने में लगे होते हैं। इससे क्या है एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट भी बच्चों को मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी, ये आपका हॉस्टल है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। टू गिव रिलीफ टू दी पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स से बच्चे पेरेंट्स जो है बच्चे से इतना परेशान है कि उनको रिलीफ देने के लिए जो है हॉस्टल में एडमिशन करा देते हैं, तो ये गलत है। टू टेक केयर ऑफ वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर बच्चे हैं, है ना, जो कमज़ोर कम्युनिटी के बच्चे हैं, उनको उनकी केयर करने के लिए नहीं, केयर करने के लिए हॉस्टल का उद्देश्य नहीं होता। टू प्रमोट एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उसके लिए भाई पॉलिसी बनाई गई है, उसके लिए वेरियस मिशंस लाए गए हैं, तो हॉस्टल का उसमें कोई काम नहीं है। टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स अ पीसफुल एंड कॉन्जीनियल इन्वायरमेंट टू परस्यू देयर स्टडीज, बच्चों को जो है पीसफुल इन्वायरमेंट मिले ताकि उनका जो है वो सीख सके आसानी से, माइंड जो है उनका काम रहे, वो जो है अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी, एकेडमिक एज वेल एज पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करे। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और लाइन को आगे बढ़ाऊँ तो इसको आप ले सकते हो कि टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स अ पीसफुल एंड कंजीनियल इन्वायरमेंट टू परस्यू देयर स्टडीज वेयर, ये मैं खुद से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट्स कैन लिव, लर्न एंड ग्रो हॉलिस्टिकली। तो इन 3 शब्दों से जो है आप समझ सकते हैं कि बेसिक मतलब क्या है किसका, हॉस्टल का। ठीक है, बच्चे जो है पीसफुल इन्वायरमेंट में, क्लीन इन्वायरमेंट में, इफेक्टिव इन्वायरमेंट में रह सकें, सीख सकें, उनकी कम्युनिकेशन सोशल स्किल्स अच्छी हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाए, इंडिपेंडेंट रहना सीखें, साथ साथ उनकी ग्रोथ हो इमोशनली भी, फिजिकली भी, और मतलब कि जो तीसरी होती है, ठीक है, वो सब हर एरियाज में वो ग्रोथ कर सके, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है हॉस्टल का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो है डोमेन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से जो है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर है उसके रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने आपको जो डोमेन के नॉलेज के जो लेक्चर्स है उसमें बता रखा है, जिसमें मैंने हर प्रकार के जो है क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए। और याद रखिएगा कि हमें गेस नहीं लगाना है, हम जो है अगर उस क्वेश्चन में उस जिस इंसान की बात की गई है उसकी जगह रख के देखेंगे खुद को, तो हम बेटर क्वेश्चन कर पाएंगे। और याद रखना क्वेश्चन जो है, आंसर जो है वो हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड रहेगा। ठीक है, ठीक है, अगर स्टूडेंट के बारे में पूछा गया तो स्टूडेंट सेंटर ही रहेगा, अगर टीचर के बारे में पूछा गया है तो टीचर के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है। ठीक है, और कोई देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रैक्टिकल और एक होती है इमेजिनेटिव। ऐसा नहीं है कि हम ये कर देंगे ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाई, प्रैक्टिकली सोचो। आप प्रैक्टिकल सोचोगे, अगर आप टीचर होते और क्या पॉसिबल होता तो क्या हो सकता था, उस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप डोमेन नॉलेज में बेटर मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक और स्टेप था, ये हमारा 2025 के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को, और आई होप कि ये सेशन आपके लिए मीनिंगफुल रहा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।